हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मृणाली शर्मा क्लासेस। और जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी एम कंप्यूटर सीरीज चल रही है, जिसके अंदर आज हमारा थर्ड वीडियो होने वाला है। आई होप आप लोगों ने पिछले दोनों वीडियोस देख लिए होंगे, बिकॉज पहले वाले में हमने बेसिक किया है और उसके सेकेंड लेक्चर में हमने हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर किया है, जिसके अंदर किस तरीके से कंप्यूटर का इवोल्यूशन हुआ था वो हमने पढ़ा है। अब आज हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, सो ये लेक्चर थोड़ा लेंदी होगा। सो प्लीज़ पूरा लेक्चर ढंग से देखिए यदि वाकई में एग्जाम क्लियर करना चाहते हैं तो। यदि अभी भी इस तरीके से ले रहे हैं कि ठीक है चलो देख लिया, थोड़ा टाइम पास कर लिया, पढ़ाई रेगुलर नहीं कर रहे हो, ऐसा लग रहा है कि एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लिया तो दूसरे दिन बिल्कुल बैठे ही नहीं हो, तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, दिस इज हाई टाइम नाउ, यू हैव टू बी सीरियस फॉर योर एग्जामिनेशन। ओके, ऐसा मौका बार बार नहीं आता है, इसलिए मैं इतना ज़्यादा फोर्स कर रही हूँ आपको। सो लेट्स स्टार्ट। इस चैप्टर में हम 3 मेन पॉइंट्स कवर करने वाले हैं: सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्यूटर, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर एंड कंप्यूटर मेमोरी। इसके पहले हमें थोड़े कुछ पॉइंट्स जो याद रखने की जरूरत है। अ कंप्यूटर हैज नो फीलिंग्स और इमोशंस, विच मीन्स इट कैन नॉट टेक डिसीजन ऑन इट्स ओन। एक कंप्यूटर की अपनी खुद की कोई फीलिंग्स नहीं होती है, ना ही उसके कोई इमोशन होते हैं। इसका ये मतलब है कि वो खुद कोई डिसीजन नहीं ले सकता है। A computer has no intelligence of its own. It works on the basis of instructions given by the user. एक कंप्यूटर की खुद की कोई इंटेलिजेंस नहीं होती है, उसका खुद का ब्रेन नहीं होता है। एक कंप्यूटर सोच नहीं सकता है, ठीक है। हमने जितनी इंफॉर्मेशन उसे दी है, जो इंस्ट्रक्शंस उसे दिए हैं, वो सिर्फ उसका आउटपुट हमें बताता है। ओके, सो इट हैज नो फीलिंग्स एंड नो इंटेलिजेंस ऑफ इट्स ओन। नेक्स्ट कम्स टर्मिनोलॉजीज इन कंप्यूटर। कंप्यूटर में किन किन टर्मिनोलॉजीज का यूज किया जाता है, क्या क्या वर्ड्स हैं जो हम सिर्फ कंप्यूटर लैंग्वेज में ज्यादा यूज करते हैं। सो द वेरी फर्स्ट वन इज ईडीपी, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग से हमारा ये मतलब होता है कि डाटा इज प्रोसेस्ड इलेक्ट्रॉनिकली एंड स्टोर्ड इन स्टोरेज मीडिया। डाटा जो है वो इलेक्ट्रॉनिकली प्रोसेस किया गया है कंप्यूटर में, एंड स्टोर्ड इन स्टोरेज मीडिया, उसे स्टोर करके रखा है कंप्यूटर में। हार्ड डिस्क हो सकती है या फिर कोई अदर मीडिया हो सकता है, जैसे पेन ड्राइव या फिर फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी एंड सो ऑन। ये सब अभी हमें आगे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ओके, दिस वाज द फर्स्ट साइंटिफिक टर्म यूज्ड इन फील्ड ऑफ कंप्यूटर। ये पहला साइंटिफिक टर्म था जो कि कंप्यूटर की फील्ड में यूज हुआ था। ईडीपी, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ऐसा डाटा जो किसी कॉपी या पेन पे लिखा हुआ नहीं है, कंप्यूटर में फीड करा हुआ है, इसीलिए उसे बोला है इलेक्ट्रॉनिक डाटा। और उससे हम कोई इंफॉर्मेशन निकाल रहे हैं, इंफॉर्मेशन डिराइव कर रहे हैं, इसीलिए उसे बोला गया है प्रोसेसिंग। हेंस द वर्ड रीड्स इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। ओके, नाउ द नेक्स्ट वर्ड इज डाटा। हम सब जानते हैं डाटा क्या होता है, बट जब ये डेफिनेशन के फॉर्म में एग्जाम में पूछा जाता है तो अधिकतर लोग इसे गलत मार्क करके आते हैं, बिकॉज ऑफ नॉट नोइंग द एग्जैक्ट डेफिनेशन ऑफ डाटा। So let's read this. Data are informational or factual raw material in the form of text or number. ऐसी इंफॉर्मेशन या कोई फैक्ट जो रॉ है, हमने सिर्फ कंप्यूटर के अंदर अभी फीड किया है, उससे कोई रिजल्ट नहीं निकाला है, इन द फॉर्म ऑफ टेक्स्ट या नंबर। टेक्स्ट हो सकता है या नंबर हो सकता है, जिससे कि हम रिजल्ट निकालेंगे। इस तरीके से समझो इसको, 2 + 2। अभी ये इंफॉर्मेशन है जो हमने कंप्यूटर में फीड करी है। इसको कंप्यूटर प्रोसेस करेगा कि प्लस का मतलब क्या होता है, ये 2 और ये 2 की वैल्यू कितनी होती है, और जैसे ही हम इक्वल टू प्रेस करेंगे, हमने किया उसे प्रोसेस, और अब जो रिजल्ट आएगा वो आएगा 4। हेंस दिस इंफॉर्मेशन वॉज रॉ, इट वॉज देन प्रोसेस्ड एंड द आउटपुट वॉज 4। इस तरीके से पूरा जो प्रोसेसिंग है वो काम करता है, और ये हो जाता है हमारा डाटा। Data is then encoded in computer's language to give desirable output called information. बिल्कुल, ये जो डाटा है ये हमारे लिए है, कंप्यूटर इसे एज इट इज नहीं लेता है। पहले इस डाटा को कंप्यूटर अपनी भाषा में कन्वर्ट करेगा, फिर हमें उसका रिजल्ट देगा। उस रिजल्ट को हम क्या बोलते हैं? इंफॉर्मेशन। डाटा आर प्रोसेस्ड बट सॉफ्टवेयर रन्स द कंप्यूटर। अच्छा, अब यहाँ पर एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि डाटा में और सॉफ्टवेयर में क्या फर्क है। अच्छा, हम मान लीजिए कि वर्ड पैड यूज कर रहे हैं कंप्यूटर के अंदर, तो वो पूरा जो है वो क्या है? सॉफ्टवेयर है। अब मैंने उसके अंदर मेरा कुछ डाटा इंसर्ट किया, मान लो मृणाली
शर्मा क्लासेस। फिलहाल ये डाटा रॉ है। इसके अंदर मुझे लगाना है वर्ड आर्ट, थोड़ी कुछ मूवमेंट बतानी है मुझे इसके अंदर, तो वो मैं किसकी मदद से करूंगी? इस सॉफ्टवेयर में मौजूद उस ऑप्शन के कारण। और मेरा डाटा क्या था? ये था। तो इस तरीके से डाटा को प्रोसेस करता है क्या? सॉफ्टवेयर। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डाटा एंड सॉफ्टवेयर। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, डेटाबेस। डेटाबेस इज अ सेट ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर सेम टाइप ऑफ डाटा। अच्छा, इससे हम ये समझते हैं कि एक ही तरह का डाटा, किसी एक टॉपिक के ऊपर हमने कोई एक डाटा बनाया है, तो उस पूरी इंफॉर्मेशन को, उस पूरी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन को हम क्या बोलेंगे? हमारा डेटाबेस बोलेंगे। नेक्स्ट, प्रोसेसिंग। इट रेफर्स टू टेक्निक्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ स्टोरिंग, रिलेटिंग, सॉर्टिंग, इंटरप्रेटिंग, अपडेटिंग एंड कंप्यूटिंग आइटम्स ऑफ डाटा टू गिव यूजफुल इंफॉर्मेशन। अच्छा, अब मान लो कि मैंने एक टेबल लिखी है, 2 की पूरी टेबल मैंने 10 तक लिख दी है, 2 1 ज़ा 2 एंड सो ऑन, एंड 2 10 ज़ा 20। ओके, तो अब यहां पर ये तो क्या हो गई? मेरी इंफॉर्मेशन हो गई, या मेरा डाटा हो गया अभी जो रॉ है। इसके बाद में अब मैंने ये इंफॉर्मेशन फीड करने के बाद कंप्यूटर से बोला, बताओ कंप्यूटर 2 4 ज़ा कितना होता है? तो फिलहाल अभी हमें पता है हमारा आंसर 8 है, बट खाली इस चीज को देखें अभी अपन कि 2 4 ज़ा कितना होता है। तो कंप्यूटर इस पूरी इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा फटाफट से। जो डिजायर्ड आउटपुट है यहाँ पर, मान लो 2 4 ज़ा दे रखा था 8, उस चीज को वो यहां पर लाएगा, प्रोसेसिंग करके सॉर्ट आउट करा उसने, इसको इस चीज से रिलेट किया, जो स्टोर डाटा था उसके पास में, सॉर्ट आउट किया, उसको इंटरप्रेट किया कि अच्छा इस व्यक्ति को ये इंफॉर्मेशन चाहिए, अपडेशन में लाया फटाफट से, और हमें जल्दी से हमारा रिजल्ट दे दिया जो कि था 8। तो इस तरीके से ये पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो काम करती है। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं 2 के हिसाब से 2 2 ज़ा 4 और ये इतनी बेसिक नंबर्स क्यों ले रही हूं? बिकॉज इससे आपको जल्दी समझ में आएगा कि मैं क्या समझाना चाह रही हूँ और एक कंप्यूटर किस तरीके से काम करता है। व्हेन यू रिलेट समथिंग यू लर्न इन अ इजी वे। ओके, सो नेक्स्ट कम्स सिग्निफिकेंस ऑफ कंप्यूटर। बहुत ही ज्यादा बेसिक चीज है ये। यूजेस ऑफ कंप्यूटर्स आपको आते थे एग्जामिनेशन में 2 या 3 मार्क्स में लिखने के लिए, तो बस वही है कि कंप्यूटर्स कहाँ कहाँ पर यूज होते हैं। होम्स में होते हैं, बिल्कुल हाउसेज में हमें हमारे प्रोजेक्ट्स वगैरह बनाने में कौन हेल्प करता है? कंप्यूटर ही हेल्प करता है। स्मॉल बिजनेस, किसी ने छोटा सा एक बिजनेस डाला है, अब उस बिजनेस से रिलेटेड उसे कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, वो इंटरनेट पर आराम से सारी इंफॉर्मेशन गेन कर सकता है। एंटरटेनमेंट के लिए, मूवीज, सॉन्ग्स सब सुनने के लिए हम यूज करते हैं कंप्यूटर का। मोबाइल कंप्यूटिंग, अच्छा ये मोबाइल कंप्यूटिंग से हमारा ये मतलब रहता है कि मोबाइल में या लैपटॉप में या कंप्यूटर में एक ऑप्शन होता है लोकेशन का, उससे हम पता कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति कहाँ है या फिर हमारा मोबाइल कहाँ है। मोबाइल एंड कंप्यूटर आर सेम। यस, ओके। लार्ज बिजनेस, बड़े बिजनेसेस जैसे हो गई, बड़ी बड़ी कंपनीज हो गई, उसमें कई सारे कंप्यूटर एक मेगा कंप्यूटर से ज्वाइंट रहते हैं, कनेक्टेड रहते हैं, जो कि सारी इंफॉर्मेशन कनेक्ट करके रखते हैं। पावर यूजर्स, पावर यूजर्स से मतलब होता है इक्विपमेंट्स देना। आर्किटेक्चर्स हो गए, अलग अलग डिजाइनर्स हो गए, इन लोगों को कंप्यूटर हेल्प करता है ज्यादा अच्छे से डिटेलमेंट डिजाइन बनाने में। तो डिटेलमेंट प्रोवाइड करने में, उन्हें थोड़ा सा फैसिलिटेट करने में पावर यूजर्स, मतलब पावर यूजर को पावर देता है कि वो अपनी जो भी कोई कला है, जो भी आर्ट है, उससे ज्यादा अच्छे से यूज कर सके। ओके, शॉप्स में, छोटी मोटी शॉप्स में देखिए आप, बिल जनरेट करने के लिए कंप्यूटर्स का यूज होता है। होटल्स में बिल जनरेट करने के लिए, रेलवे रिजर्वेशन के लिए, यस रेलवेज में हमें कंप्यूटर्स देखने को मिलते हैं। एयर रिजर्वेशन, बिल्कुल एयरपोर्ट्स वगैरह सब दूर, या यूं भी हम जब टिकट बुक करते हैं तो इसी का ही, कंप्यूटर का ही यूज करते हैं। बैंक्स में, बिल्कुल बैंक्स में तो काफी टाइम से चलते आ रहे हैं। दैन स्कूल्स में एजुकेशन पर्पस के लिए, हॉस्पिटल्स में किसी भी पेशेंट की इंफॉर्मेशन रखने के लिए। डिफेंस में हमारे जो सोल्जर्स हमारी रक्षा कर रहे हैं बॉर्डर पर खड़े होके इतनी ज्यादा मुसीबतों में, उनको ये चीज बहुत ज्यादा फैसिलिटेट करती है। अच्छा, हमारे कंप्यूटर और उनके कंप्यूटर बहुत ज्यादा अलग होते हैं, बट डिफेंस में कंप्यूटर्स का यूज किया जाता है। टेलीकम्युनिकेशन में एक दूसरे से बात करने के लिए, आज हम दुनिया में बैठे किसी भी बंदे से या दुनिया में बैठे किसी भी कोने में किसी भी व्यक्ति से बहुत आसानी से कम्युनिकेट कर सकते हैं बिकॉज ऑफ कंप्यूटर एंड नेटवर्क। नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, फटाफट से देख लेते हैं, ज्यादा कुछ है नहीं इसके अंदर। सबसे पहली चीज आती है स्पीड। डिफरेंट कंप्यूटर्स वर्क एट डिफरेंट स्पीड, बिल्कुल जितने पुराने कंप्यूटर्स होंगे उतना ज्यादा धीरे काम करेंगे।
स्पीड ऑफ कंप्यूटर इज मेजर्ड इन मिप्स, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, मिलियन इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड। एक कंप्यूटर मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस करता है एक सेकेंड में, एंड दिस इज व्हाट वी कॉल मिप्स, MIPS। रिलायबिलिटी, जिसको हम बोलते हैं डिपेंडेंसी, हम कंप्यूटर पे कितने ज्यादा डिपेंडेंट हैं, क्यों हैं, बिकॉज दे आर सो रिलायबल दैट दे कैन प्रोड्यूस कंसिस्टेंट रिजल्ट अंडर एडवर्स कंडीशन। कैसी भी कंडीशन हो, ठंड हो, बरसात हो, गर्मी हो, कंप्यूटर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप लाख थके हुए हो, बट आप आधी रात को भी अगर कंप्यूटर ऑन करेंगे तो वो बिल्कुल उसी एफिशिएंसी के साथ काम करेगा। एक्यूरेसी या एक्यूरेट कितने होते हैं, दे प्रोड्यूस एक्यूरेट रिजल्ट्स इफ गिवन करेक्ट इन्फॉर्मेशन। अच्छा, यहां पर ये चीज मैं बता देती हूं कि कंप्यूटर खुद सोच नहीं सकता है, राइट, इट डजंट हैव इट्स ओन इंटेलिजेंस, बट उसे हमने जो भी इंफॉर्मेशन दी है वो सिर्फ उसे प्रोसेस करता है और हमें उसका रिजल्ट देता है। इस चीज को बोला जाता है गीगो प्रिंसिपल। हमारे पिछले लेक्चर में भी हम ये चीज पढ़ चुके थे, गार्बेज इन गार्बेज आउट। जो कुछ भी इंफॉर्मेशन, जितनी एक्यूरेट इंफॉर्मेशन आप कंप्यूटर को देंगे उतना एक्यूरेट रिजल्ट वो आपको बताएगा। नेक्स्ट, स्टोरेज। कंप्यूटर हैज ए लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। बिल्कुल, कंप्यूटर में हम कई सारी मूवीज, कई सारे सॉन्ग्स, कई सारे फोटोज, वीडियोस एक साथ रख सकते हैं और एक्सटेंडेबल भी होती हैं। आगे जाकर के अभी हम स्टोरेज डिवाइसेस पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे। वर्सेटिलिटी, कंप्यूटर परफॉर्म्स अ नंबर ऑफ टास्क्स एट अ टाइम। वर्सेटाइल होता है कंप्यूटर, कई सारे टास्क एक साथ परफॉर्म कर सकता है। कम्युनिकेशन, वन कैन कम्युनिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड थ्रू मोडेम्स, टेलीफोन लाइन्स, सैटेलाइट्स एक्सेट्रा। दिस कनेक्शन इज नोन एज नेटवर्किंग। स्क्रीन पर एक पिक्चर देख रहे हैं आप लोग, ये पिक्चर पूरी दुनिया में जितनी भी नेटवर्किंग हो रही है, जितने भी नेटवर्क कनेक्शंस हैं, उसको डिपिक्ट करती हैं। अब देखिए कितना ज्यादा डेंस नेटवर्क फॉर्म कर रहा है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो इस चीज को बोला जाता है नेटवर्किंग, और ये मॉडेम्स, टेलीफोन लाइन, सैटेलाइट, इन सब के थ्रू की जाती है। हमने पिछले लेक्चर में कुछ डिवाइसेस पढ़े थे, इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस, उसमें हमने ज्यादा डिटेल में नहीं किया था। अब आज थोड़े से और डिवाइसेस हैं जो हमें पढ़ने बहुत ज्यादा जरूरी है, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं इनपुट डिवाइसेस। हमें पता है इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर में डाटा फीड करने के लिए होते हैं, उसे बोलते हैं हम इनपुट डिवाइस। मतलब जो भी हमारी इंफॉर्मेशन है वो हम कंप्यूटर में कैसे डालें, थ्रू इनपुट डिवाइसेस। तो पहला है टच पैड। इट अलाउज द यूजर टू मूव फिंगर अक्रॉस द पैड एंड प्रेस टू क्लिक। एक टच पैड, स्क्रीन पर देख रहे हैं आप पिक्चर, इस पे हम हमारी फिंगर से मूव कर सकते हैं, और यदि कोई चीज हमें सिलेक्ट करनी है तो उसे हम जोर से क्लिक करें तो वो सिलेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट कम्स डिजिटल कैमरा। सभी को पता है क्या होता है, कैमरा में रिकॉर्ड करके, जैसे मैं अभी मेरा वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, फिर इसे मैं क्या कर दूंगी, मेरे लैपटॉप में डाल दूंगी, तो जिस कारण से क्या हो जाएगा कि मेरे लैपटॉप में वो इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। सो दिस इज व्हाट वी कॉल डिजिटल कैमरा। ओके, नेक्स्ट कम्स स्कैनर। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके अंदर हम टाइप्स ऑफ स्कैनर भी पढ़ेंगे। स्कैन्स टेक्स्ट, पिक्चर, फिगर एक्सेट्रा। हमें हमारा पिक्चर, सिग्नेचर या कोई भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट किसी ऑनलाइन पोर्टल पर जब अपलोड करना होता है तो हमें वो प्रोवाइड करवाना होता है उसकी हार्ड कॉपी, और जो सामने वाला बंदा है वो उसे स्कैनर में रख के स्कैन कर देता है। एज इट इज उसकी जो इमेज है वो कंप्यूटर में आ जाती है। तो उसे जो जिस मशीन में वो हमारे डॉक्यूमेंट्स को रखता है स्कैन करने के लिए, उसे बोला जाता है स्कैनर। स्कैनर 3 टाइप के होते हैं, फ्लैट बेड स्कैनर, शीट फेड स्कैनर एंड हैंड हेल्ड स्कैनर। समझते हैं क्या होता है फ्लैट बेड स्कैनर। स्क्रीन पर पिक्चर, ऑब्जेक्ट कैप्ट ऑन अ फ्लैट ग्लास एंड अ बीम ऑफ लाइट मूव्स फ्रॉम टॉप टू बॉटम। जैसे ही हम इस स्कैनर के ऊपर हमारा पेपर रखते हैं और उसे स्कैन करते हैं, ऊपर से लेकर नीचे तक एक पतली सी लाइन मूव करती है फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड इट इज स्कैन्ड इनटू द कंप्यूटर। उसे स्कैन कर लिया जाता है। नेक्स्ट इज शीट फेड स्कैनर। ये किस तरीके से अलग है, होल शीट इज फेड इनटू द स्कैनर। अब इसमें हम क्या कर रहे थे, स्कैनर के ऊपर पेपर रख रहे थे और वो सिंपली स्कैन हो रहा था। इसमें स्कैनर के अंदर ही हम शीट डाल देते हैं तो वो पूरी अंदर ही स्कैनर में स्कैन हो जाती है, कोई लेजर वगैरह का यूज नहीं होता इसके अंदर। हैंड हेल्ड स्कैनर, स्कैनर इज ड्रैग्ड ओवर द ऑब्जेक्ट। अच्छा, हम किसी भी छोटे से मार्केट में जाते हैं, कन्वीनियंस स्टोर में जाते हैं, मॉल्स में जाते हैं, तो वहां पर एक स्कैनर लगा होता है जो बारकोड रीड करता है बिल जनरेट करने के लिए, उसे बोला जाता है हैंड हेल्ड स्कैनर। हाथ से पकड़ने वाले भी आते हैं स्कैनर्स। ये सारे ही जो एग्जाम्पल्स है वो किसके हैं, हैंड हेल्ड स्कैनर के। नेक्स्ट आता है हमारा ड्राइंग टैबलेट। इट कंप्राइज ऑफ अ पैड एंड अ स्पेशल पेन कॉल्ड स्टाइलस।
आईपैड जो हो गए आजकल, है ना, और भी जो दूसरे Xiaomi, MI इन सब के जो आते हैं टैबलेट्स, उनके अंदर एक तो होता है राइटिंग पैड जो कि डिजिटल होता है, और साथ में एक पेन आता है, स्पेशल पेन, उसे हम क्या बोलते हैं, स्टाइलस. यू नीड टू रिमेंबर दिस वर्ड, स्टाइलस. दैट स्पेशल पेन इज कॉल्ड स्टाइलस. ओके, नाउ आवर वेरी नेक्स्ट टॉपिक इज आउटपुट डिवाइसेस. आउटपुट डिवाइसेस क्या होते हैं? ऐसे डिवाइसेस जो हमें हमारा रिजल्ट बताएंगे, उन्हें हम बोल देते हैं आउटपुट डिवाइसेस. सारी इन्फॉर्मेशन फीड कर दी कंप्यूटर में, डाटा प्रोसेस हो गया, इसके बाद में हमें जब हमारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी तो उसे डिस्प्ले करने के लिए जो डिवाइस होते हैं उसे हम बोल देते हैं आउटपुट डिवाइस. सो पहला है प्रिंटर. प्रिंटर हमारे जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिली है, जो भी रिजल्ट हमें मिला है, उसकी हार्ड कॉपी लेने के लिए, हार्ड कॉपी जनरेट करने के लिए प्रिंटर का यूज किया जाता है. वर्किंग प्रिंसिपल पे कि प्रिंटर किस तरीके से काम कर रहा है, उस बेसिस पर हम प्रिंटर को दो टाइप्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज इम्पैक्ट प्रिंटर एंड नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर. इम्पैक्ट प्रिंटर क्या होता है, किस तरीके से काम करता है, इसके क्या पार्ट्स होते हैं, समझना. प्रिंट हेड बेयरिंग अ लेटर, नंबर और साइंस स्ट्राइक ऑन लिंक्ड रिबन प्लेस्ड इमीडिएटली बिफोर द पेपर. ऐसे केस में क्या होता है, टाइपराइटर आप लोगों ने देखा होगा कि ऐसे लेटर्स होते हैं उसके अंदर, उसी तरीके से इस इम्पैक्ट प्रिंटर में छोटी छोटी सी पिन्स होती हैं जिसपे या तो अल्फाबेट होते हैं या नंबर होते हैं या कोई भी साइन होते हैं. वो क्या करता है, इन पिन्स की मदद से पेपर पर डाटा को प्रिंट करता है. अब एक रिबन होती है जिसके ऊपर इंक लगी होती है, इधर हो गई हमारी छोटी छोटी सी पिन्स इस तरीके से, और यहां पर हो गया हमारा पेपर. इंक से टकरा करके बार बार इसके ऊपर जो है वो पेपर के ऊपर प्रिंट की जाती है. तो इसीलिए ये क्या बनाता है, एक इम्पैक्ट बनाता है, और इसके अंदर हमारी जो पिन्स होती हैं, उनके पिन हेड जो होते हैं वो डायरेक्ट पेपर पर कांटेक्ट करते हैं. तो इस प्रिंटर में डायरेक्ट कांटेक्ट होता है बिटवीन द पिन्स एंड द पेपर. इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, डेजी व्हील प्रिंटर, ड्रम प्रिंटर एंड चेन प्रिंटर. ओके, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर को हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे बिकॉज ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है. कैरेक्टर्स आर फॉर्म विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स ऑफ डॉट्स. कई सारे डॉट्स मिलकर के और फिर उसको प्रिंट करते हैं पेपर के ऊपर. डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर मेक्स नॉइज व्हाइल प्रिंटिंग एज पिन स्ट्राइक्स बिटवीन रिबन एंड पेपर. क्योंकि पेपर और रिबन के बीच में पिन टकराती है, इस कारण से ये प्रिंटर जो है वो काफी आवाज करता है. इट्स स्पीड इज मेजर्ड इन CPS, दैट इज कैरेक्टर्स पर सेकेंड. इसकी एक पर्टिकुलर स्पीड रहती है जिसको मेजर करते हैं कि कितने कैरेक्टर्स वो एक सेकेंड में प्रिंट कर पा रहा है. Coming to non-impact printers, they use various technologies to print data in which there is no direct contact of paper and print head. इसके अंदर अलग अलग टेक्नोलॉजीज, बेसिकली लेजर टेक्नोलॉजीज यूज की जाती है जिसमें जो प्रिंटिंग मटेरियल है वो पेपर से डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होता है. एग्जाम्पल देख लेते हैं, लेजर प्रिंटर एंड इंकजेट प्रिंटर. अब इन दोनों का भी थोड़ा सा डिटेलमेंट यहाँ पर किया है मैंने ताकि आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ सके. लेजर प्रिंटर, इट यूजेस लेजर बीम्स टू प्रोड्यूस हाई क्वालिटी प्रिंट आउट. अब यहां पर ये क्या करता है, लेजर बीम यूज करता है, लेजर यूज करता है प्रिंट करने के लिए ताकि जो क्वालिटी है प्रिंट की वो काफी अच्छी रहे. स्पीड इज गिवन इन PPM. स्पीड जो है वो PPM में दी जाती है. व्हाट इज PPM? पेजेस पर मिनट, के एक मिनट में वो कितने पेजेस टाइप कर पा रहा है. ओके, इट वॉज इन्वेंटेड बाय गैरी स्टार्कवेदर इन 1969 एट जेरोक्स कॉर्पोरेशन, अमेरिका. किसने बनाया था ये? गैरी स्टार्कवेदर ने 1969 में. और जेरोक्स कॉर्पोरेशन असल में एक कॉर्पोरेशन है जो अमेरिका में मौजूद है और वहां पर ये बनाया गया था, इसीलिए जेरोक्स कॉपी और इस तरीके से उसके नाम चलते हैं. ओके, इंक जेट प्रिंटर, इट स्प्रेस स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इंक टू प्रिंट कैरेक्टर्स ऑन द पेपर. छोटे छोटे से ड्रॉप्स प्रिंट करते हैं ये पेपर के ऊपर जिससे कि पूरी एक इमेज जनरेट होती है. स्पीड इज गिवन इन LPM, दैट इज लाइन्स पर मिनट. एक मिनट में कितनी लाइन्स प्रिंट हो पा रही है उसके ऊपर ये डिपेंड करता है या उसमें इसकी स्पीड दी जाती है. नाउ कम्स प्लॉटर. इट इज सेम एज प्रिंटर बट यूज टू प्रिंट ऑन बिग साइज पेपर. इसमें और प्रिंटर में ज्यादा कुछ अंतर नहीं है, बस किस साइज का पेपर यूज हो रहा है उस बेसिस पर प्रिंटर और प्लॉटर को क्लासिफाई किया जाता है. प्लॉटर जो है वो यूजुअली बिग साइज्ड पेपर बोलो या फिर आप बोलो फ्लैक्स या बैनर, बड़े बड़े जो लगते हैं, नेताओं के भी खूब लगते हैं, उन्हें प्लॉटर की मदद से प्रिंट किया जाता है. अब प्रिंटिंग टेक्निक कैसी है उस बेसिस पर 3 टाइप्स में क्लासिफाई किया जा सकता है. फर्स्ट वन इज ड्रम प्रिंटर. देख सकते हैं स्क्रीन पर उसकी पिक्चर. यूज ड्रम रोलर टू मूव प्लॉटेड पेपर वाइल प्रिंटिंग. अच्छा, अब
एक ड्रम दिख रहा होगा आपको, इसके ऊपर उस पेपर को या फ्लेक्स को जो भी है हमारा जिसके ऊपर प्रिंट करना है हमको, उस मटेरियल को लपेट दिया जाता है और फिर धीरे 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 आगे बढ़ाया जाता है। तो वो जैसे जैसे प्रिंटिंग होती है वो आगे प्रिंटेड मटेरियल निकलता जाता है। साइज ऑफ आउटपुट इज लिमिटेड बाय द विड्थ ऑफ द ड्रम। अच्छा, अब यहाँ पर ये चीज है कि जितना चौड़ा या जितना लंबा हमारा ड्रम होगा हम उतना ही पेपर उसके ऊपर लपेट सकते हैं, है ना, मतलब उतने ही लेंथ का उतने ही विड्थ का पेपर हम यूज कर सकते हैं। तो बस यहाँ पर इसकी ये लिमिटेशन है। नेक्स्ट कम्स फ्लैट बेड प्लॉटर। पेपर इज स्प्रेड ऑन अ फ्लैट बेड टेबल। अच्छा, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि एक अच्छी सी टेबल है, उसके ऊपर पेपर को बिछा दिया जाता है और फिर एक पेंसिल या जो भी वो रहता होगा, पेंसिल तो नहीं रहती है, जो भी प्रिंटिंग मटेरियल रहता होगा वो उसके ऊपर डिजाइन करने में काम में आता है। और ये हम यूज करते हैं फॉर डिजाइनिंग कार्स, शिप्स, एयरक्राफ्ट, हाईवेज, बिल्डिंग्स एंड सो ऑन एक्सेट्रा। हम नहीं, इंजीनियर्स। नेक्स्ट इज इंक जेट प्लॉटर। क्रिएट्स एन इमेज बाय स्प्रेइंग स्मॉल ड्रॉपलेट्स ऑफ इंक ऑन द पेपर। छोटे छोटे से ड्रॉप्स बिछाता है ये पेपर के ऊपर या वो जो बड़ा सा मटेरियल है जिसके ऊपर प्रिंट करना है उसके ऊपर। यूज फॉर डिजाइनिंग बैनर्स, बिलबोर्ड्स एंड रोड साइंस। एलसीडी प्रोजेक्टर, अब ये किस काम में आता है? व्हेन द आउटपुट इज रिक्वायर्ड ऑन अ बिग स्क्रीन यूज्ड फॉर प्रेजेंटेशन फॉर लार्ज ऑडियंस। जब हमें बड़ी स्क्रीन पर हमारा कोई आउटपुट चाहिए, हम जो भी चीज प्रेजेंट करना चाह रहे हैं वो ज्यादा लोगों तक पहुंचानी है, तो उसके लिए बड़ी स्क्रीन चाहिए। तो उसके लिए किस चीज का यूज करते हैं? एलसीडी प्रोजेक्टर। एलसीडी का फुल फॉर्म आपको पता होगा, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट एक टेक्निक है जो कि काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक है और ये आपको पता भी होना चाहिए। अच्छा, आप कभी बैंक गए हो तो आपके दिमाग में नहीं आया कभी भी कि वो जो हमारी पासबुक होती है उसको एक मशीन में रखते हैं और उसमें ऑटोमेटिकली ही सब कुछ रीड आउट हो जाता है और नया डाटा आ जाता है। तो ये सारी चीजें कैसे होती है? वो लोग हाथ से भी तो लिख सकते हैं, पर हाथ से क्यों नहीं लिखते हैं? तो असल में ऐसा होता है कि कई सारी पासबुक्स आती है और वो इतना यदि करेंगे तो डेट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग, राइट। तो एक टेक्निक होती है जिसे बोला जाता है MICR, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। अब ये क्या होती है? इट इज अ टेक्निक दैट यूजेस स्पेशल मैग्नेटिक इंक। वो पासबुक जो होती है वो उसके ऊपर जो वर्ड्स प्रिंटेड रहते हैं वो स्पेशल मैग्नेटिक इंक के होते हैं, जिसके अंदर एक कंपाउंड पाया जाता है जिसे हम बोलते हैं आयरन ऑक्साइड, विच कुड बी मैग्नेटाइज, जिसे मैग्नेटाइज किया जा सकता है एंड रेड बाय MICR रीडिंग मशीन्स। और ये इंक जो मशीन्स रीड कर सकती है उन्हें बोला जाता है MICR रीडिंग मशीन्स। तो फिर वो उस डाटा को रीड कर लेती है और फिर कौन कौन सा डाटा हम रीड कर सकते हैं बैंक में ये मशीन्स जो पाई जाती है उसमें? यूज टू रीड चेक नंबर, ब्रांच कोड, बैंक कोड एक्सेट्रा। ये सारी चीजें वो रीड कर सकता है बिकॉज ये इंक जो रहती है वो मैग्नेटाइज की जा सकती है बिकॉज उसके अंदर आयरन ऑक्साइड रहता है। नेक्स्ट कम्स इज कंप्यूटर मेमोरी। ये क्या होता है? कंप्यूटर के अंदर अलग अलग मेमोरीज होती हैं जो हमारा डाटा स्टोर करके रख सकती है, ठीक है। उस बेसिस पर हम इसे दो टाइप्स में क्लासिफाई करते हैं, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी से हमारा क्या मतलब होता है? स्टोर्स डाटा व्हेन कंप्यूटर इज इन ऑपरेशन, ऑल्सो कॉल्ड मेन मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर। अच्छा, अब ये जो होती है वो होती है मेन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर बिकॉज ये कंप्यूटर में इनबिल्ट होती है, बाहर से लगाने की जरूरत नहीं होती है। जैसे हम अगर मोबाइल भी खरीदते हैं तो उसकी मेमोरी देखी जाती है कि कितना क्या उसका रैम है, कितना क्या रोम है। आजकल तो हर किसी को पता होता है, पर फिर भी एजुकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा पढ़ लेंगे हम इसे। तो कितना क्या स्टोरेज है उसका, हम किस हिसाब से देखते हैं? जितना ज्यादा स्टोरेज मतलब उतना ज्यादा डाटा हम उसके अंदर स्टोर कर सकते हैं, और जितनी ज्यादा रैम है उतना अच्छे से हमारा फोन चलेगा, राइट। तो यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी जो होती है उसको हम दो पार्ट्स में क्लासिफाई कर सकते हैं, दैट इज रैम एंड रोम। रैम का फुल फॉर्म बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखने की जरूरत है। रैम एंड रोम का फुल फॉर्म दैट इज रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी, रोम का फुल फॉर्म read only memory, means both readable and writable data। इसके अंदर जो डाटा होता है वो रीडेबल और राइटेबल दोनों होता है। मैं समझाती हूँ अभी कैसे। डाटा विल बी लॉस्ट इफ कंप्यूटर इज टर्न्ड ऑफ। अच्छा, अभी हम मान लो कंप्यूटर चला रहे हैं, कंप्यूटर के अंदर क्या हो जाता है कि हमने गूगल क्रोम खोला, उसमें हमने टाइप किया, क्या हो गया? राइटेबल डाटा। हमको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, क्या हो गई? रीडेबल डाटा, हमने जो भी पढ़ा। पर जैसे ही हम कंप्यूटर को बंद करेंगे, क्या वो पेज हमारा सेव्ड रहेगा? नहीं, वो क्या हो जाएगा? लॉस्ट, राइट, क्योंकि कंप्यूटर क्या हो गया? टर्न ऑफ हो गया। तो ये जो मेमोरी रहती है ये परमानेंट नहीं रहती है, दिस इज टेम्पररी, जब कंप्यूटर वर्किंग कंडीशन में है, जब कंप्यूटर काम कर रहा है। वही रोम की जब हम बात करते हैं, कंटेन्स ओनली रीडेबल डाटा। इससे हमारा ये मतलब है कि वो डाटा जिसको सिर्फ हम एक्सेस कर सकते हैं, उसके अंदर कोई चेंज नहीं कर सकते हैं, उसे हम बोलते हैं रोम।
फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक गाना हमने डाउनलोड किया है, उसे हम सुन सकते हैं, उसमें ये नहीं कर सकते हैं कि उसी सेम सॉन्ग के अंदर हम अलग से कुछ भी दूसरी बीट्स लगा दें। हाँ, एडिटिंग होती है जो दूसरे सॉफ्टवेयर में होगी, बट उस सॉन्ग के अंदर कोई छेड़खानी नहीं कर सकते हम लोग, राइट। तो ये क्या हो गया हमारा रीडेबल डाटा। डाटा इन रोम विल नेवर बी लॉस्ट, और इसी डाटा को जो रोम के अंदर है उसे हम खो नहीं सकते, बिकॉज वो परमानेंट है। परमानेंट कब तक है? जब तक कि हम उसे डिलीट नहीं कर देते। सेकेंडरी मेमोरी की बात करें, ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी, एक्सटेंडेबल मेमोरी, ऐसी मेमोरी जो हम कंप्यूटर को अलग से दे रहे हैं स्टोरेज के लिए। स्टोर्स डाटा परमानेंटली अंटिल इरेज्ड बाय ओन विल। रोम में भी यही पढ़ा, सेकेंडरी मेमोरी में भी यही पढ़ा। तो क्या डिफरेंस है? रोम इनबिल्ट होता है, ऑलरेडी कंप्यूटर में होता है। सेकेंडरी मेमोरी हम देते हैं कंप्यूटर को इन द फॉर्म ऑफ हार्ड डिस्क, पेन ड्राइव, सीडीज या डीवीडीज, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप एंड सो ऑन। ये सारी जो होती है ये अलग से स्टोरेज डिवाइस होती है, इसीलिए ये हो जाती है हमारी सेकेंडरी मेमोरी। दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पर। डीवीडी वॉज डेवलप्ड एंड इन्वेंटेड बाय फिलिप्स एंड सोनी इन 1995। डीवीडी सबसे पहले किसने? फिलिप्स और सोनी ने इन्वेंट और डेवलप करी थी। कौन से ईयर में? 1995 में। विनोद धाम इन्वेंटेड पेंटियम प्रोसेसर एंड इज नोन एज फादर ऑफ पेंटियम। पेंटियम प्रोसेसर जो था वो विनोद धाम ने बनाया था, और इन्हें ही हम बोलते हैं फादर ऑफ पेंटियम। नाउ द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, कि किन किन जनरेशंस में कंप्यूटर आया है। तो आप देख पा रहे होंगे कि टोटल 5 जनरेशंस हैं कंप्यूटर की। द फर्स्ट वन, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। अच्छा, इनके ईयर्स याद रखने के लिए मैं एक चीज बताती हूं आपको, 13, 8, 6। सिर्फ ये सीक्वेंस आप याद रख लीजिए, ईयर्स ऑटोमेटिकली आपको याद हो जाएंगे। 13, 8, 6। पहला कंप्यूटर कब बना? 1942 में। 1942 से जब हम 13 साल गिनेंगे तो कहां पहुंच गए? 1955 पे, राइट। तो 1942 से 1955 तक चला हमारा पहले जनरेशन वाले कंप्यूटर का दौर। कैसे हुआ करते थे? लार्ज इन साइज, बिल्कुल। दे यूज्ड वैक्यूम ट्यूब्स, आप देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर वैक्यूम ट्यूब्स कैसे होते हैं। कई सारे वैक्यूम ट्यूब्स यूज किए जाते थे। हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स होते थे, और कंप्यूटर खुद 27,000 kg का वेट हुआ करता था कंप्यूटर का। ह्यूज एंड एक्सपेंसिव, बिल्कुल बड़े और एक्सपेंसिव होते थे, महंगे होते थे। स्लो एंड जनरेटेड लॉट ऑफ हीट, धीरे काम करते थे और बहुत सारी हीट जनरेट करते थे। ईच कंप्यूटर हैड इट्स ओन बाइनरी लैंग्वेज। अब यहाँ पर क्या है, हर एक कंप्यूटर की अपनी खुद की लैंग्वेज होती थी, जिस मतलब जो इन्वेंट हुआ उसकी अपनी ही लैंग्वेज है, तो थोड़ा सा टीडियस हो जाता था काम करना। ओके, इनके एग्जाम्पल देख लेते हैं। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हमने पहले भी देख लिए हैं, आपको याद होने चाहिए अगर आपने वीडियो अच्छे से देखी है तो। एग्जाम्पल्स देखते हैं फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के। इनिएक, यूनिवैक, एडवेक, IBM 70D, IBM 650, ये है एग्जाम्पल्स फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की। सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर 1955 पे खत्म हुआ, तो अब स्टार्ट कहां से होगा? 1956 से। 13, 8, 6, तो 8 ईयर्स, मतलब 56 से 8 ईयर्स कितने हो गए? 1964। तो ये दौर कब तक चला? 1956 से 1964 सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर का। स्मॉलर साइज एंड फास्टर स्पीड, इनसे छोटे हुआ करते थे। ये वैक्यूम ट्यूब यूज करते थे, तो ये ट्रांजिस्टर्स यूज करेंगे प्रोसेसिंग के लिए। यूज्ड मैग्नेटिक टेप्स एंड पंच कार्ड्स टू स्टोर डाटा, ये सिर्फ कैलकुलेशन करता था, ये अब डाटा भी स्टोर करेगा। तो स्टोर करने के लिए क्या यूज करते थे? ये मैग्नेटिक टेप्स एंड पंच कार्ड्स। हाई लेवल लैंग्वेज लाइक एल्गोल, कोबोल, फोर्ट्रैन एक्सेट्रा वर यूज्ड। हाई लेवल लैंग्वेज, यहाँ पर सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज थी और हर एक कंप्यूटर की अलग थी। यहाँ पर अलग अलग लैंग्वेजेस आ गई थी जो कि इजी थी कंप्यूटर की प्रोसेसिंग के लिए। इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे इनिएक 1401, इसके एग्जाम्पल्स हो जाएंगे इनिएक 1401, IBM 700, CDC 1604 and RCA 50. Now comes थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। 1964 में खत्म हुआ था, तो 1965 से स्टार्ट होगा, और 6 साल गिन दो तो कहां पर पहुंच गए? 71 पर। तो 1971 तक चला था ये। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर क्या यूज करते थे? इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज करते थे, जिन्हें आईसीज बोला जाता है। स्मॉलर एंड फास्टर, सेकेंड जनरेशन वाले कंप्यूटर से स्मॉलर और फास्टर होंगे। बेसिक लैंग्वेज डेवलप हो चुकी थी प्रोग्रामिंग के लिए कंप्यूटर की। बेसिक लैंग्वेज अपने आप में एक लैंग्वेज है, बेसिक वो जो
हमारा इंग्लिश वर्ड होता है वो नहीं, एक अलग तरह की लैंग्वेज थी, ये कंप्यूटर लैंग्वेज है बेसिक, हम अभी पढ़ेंगे आगे। एकदम लास्ट वाले टॉपिक्स रहेंगे ये हमारे 9th या 10th पार्ट ऑफ द लेक्चर्स में पढ़ेंगे हम इसे। 4th जनरेशन कंप्यूटर 1971 के बाद कब 1972 से टिल टुडे 4th जनरेशन कंप्यूटर चल रहे हैं। दे यूज्ड माइक्रोप्रोसेसर्स यूज करते हैं, GUI ग्राफिक यूजर इंटरफेस ऑपरेटिंग सिस्टम यूज करते हैं ये लोग या ये कंप्यूटर्स। करेंटली वी आर यूजिंग दिस जनरेशन कंप्यूटर्स, और अभी हम यही कंप्यूटर्स यूज कर रहे हैं। लास्ट 5th जनरेशन कंप्यूटर विल हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फॉर वर्किंग, रोबोट्स की बात कर रहे हैं। कुड इंटरेक्ट विथ ह्यूमन बींग्स। अच्छा, साइंटिस्ट अभी इतनी ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं, रिसर्च का पर्दा उनकी आंखों पर कुछ इस तरीके से पड़ रहा है कि वो रोबोट्स में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डेवलप करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि कि वो रोबोट से बात कर सके। आप बताइए कि क्या ये सही होगा कि रोबोट्स की खुद की आर्टिफिशियल थिंकिंग हो? विल वी बी एबल टू फाइट विद देम इन फ्यूचर इन केस इफ देयर इज एनी डिस्प्यूट? बिकॉज वो हमसे बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन दे पाएंगे। तो क्या ये सही होगा? कमेंट में बताइए कि साइंटिस्ट को ये रिसर्चेस करनी चाहिए, साइंस के साथ क्या इतना ज्यादा खेलना सही होगा? अकॉर्डिंग टू मी इट इज नॉट, बट लेट्स सी व्हाट हैपेंस। कमेंट डाउन योर आंसर्स। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये लेक्चर खत्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर के साथ वापस कल आऊंगी मैं। कल छोटा लेक्चर रहेगा जिसके अंदर हम पढ़ेंगे बाइनरी लैंग्वेज, किस तरीके से हम साइंस को कन्वर्ट कर सकते हैं बाइनरी लैंग्वेज में। ट्रबल शूटिंग प्रॉब्लम, किस तरीके से ट्रबल शूट को सुधारा जा सकता है कंप्यूटर में। एंड मेमोरी किन यूनिट्स में चलती है, बिट्स, बाइट्स, गीगाबाइट, टेराबाइट एंड सो ऑन। ये सारी चीजें, ये 3 मेन टॉपिक्स रहेंगे हमारे कल के लेक्चर के।